हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पोजीशन के कॉन्सेप्ट को जाना था। पोजीशन यानी स्थिति क्या होती है, ये हमने देखा था। साथ ही साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम इस टॉपिक का जो डिफरेंस है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे यानी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है ये हम देखेंगे। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बीच में जो डिफरेंस है वो जान रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो दूरी यानी डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी का अर्थ है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी जिसे आप विस्थापन कहते हैं, जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का अर्थ क्या है कि ये सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि ये एक ऐसी राशि है जिसका, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे यानी दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसके बीच में जो अंतर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होती है वो एक अदिश राशि है, यानी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि का अर्थ है कि यह वह राशि है जिसपे मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है। तो हमने क्या देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, यानी इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होती है वो वास्तविक जो पथ तय किया गया है, जो रास्ता तय किया गया है किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी पिंड के द्वारा, वो होता है। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बारे में बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी जो सबसे छोटी दूरी है या सबसे छोटा पथ है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं होता, ये या नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। वही डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जीरो और नेगेटिव हो सकता है, यानी डिस्टेंस जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। वही डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और किन केस में होता है ये भी हमने देखा था। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी समय के साथ कम नहीं हो सकती। वहीं जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन समय के साथ कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, समय के साथ कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है, डिस्टेंस क्या होता है, जो किसी वस्तु के द्वारा पथ यानी रास्ता जो कवर किया। मान लीजिए एक वस्तु ए बिंदु से चलना शुरू हुई, चली बी बिंदु तक, ए से बी तक जाने में उसने 4 मीटर की दूरी तय की। फिर वो चली आगे तो उसने 10 मीटर की दूरी तय की, यानी उसने कुल क्या किया, 14 मीटर की दूरी तय की। तो आप देख सकते हैं कि पहले समय में मान लीजिए आधे घंटे में उसने 4 मीटर की दूरी तय की, अगले 1 घंटे में उसने 10 मीटर की दूरी तय की। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे में 4, फिर 1.5 घंटे में कितना हो गया, 14 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो दूरी है वो क्या हो रही है,
वो बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है। अब विस्थापन की बात करें इसी केस में, तो विस्थापन भी क्योंकि एक सीधी रेखा में है, गति जो है सीधी रेखा में है, और आपने ये देखा है कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। जब आपका जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है, पथ या जो दूरी तय की गई है, वो अगर एक सीधी रेखा में है और वस्तु ने अपनी दिशा बदली ना हो, तो क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो 14 मीटर। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक वस्तु है जो O बिंदु से शुरू हुई चलना, उसने 4 मीटर की दूरी तय की और वो B बिंदु पर पहुंची, फिर B से वो C बिंदु पर पहुंची और उसने 5 मीटर की दूरी तय की, फिर वो C से जो है C से A बिंदु पे पहुंची जहां पे उसने 4 मीटर की दूरी तय की, फिर उसने A से D बिंदु तक पहुंची जहां पे उसने क्या किया, 3 मीटर की दूरी तय की। अब इस सेकंड केस में अगर हम डिस्टेंस यानी दूरी की बात करें, तो दूरी कितनी आई है, 4 + 5 + 4 + 3, ठीक है, यानी 16 मीटर, ठीक है, कितनी आई है, 16 मीटर दूरी आई है। वहीं अगर हम यहाँ पे विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें, विस्थापन की, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 मीटर की दूरी तय की गई है, O से B जब दूरी तय की गई, A से C में भी 4 मीटर की दूरी तय की गई है, B से C में 5, तो ऊपर भी ये आपका O से A 5 होना चाहिए, लेकिन D तक 3 मीटर की दूरी तय की गई, यानी OD के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर की, यानी यहाँ पे विस्थापन कितना है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। अगर मान लीजिए ये आपका आया विस्थापन, कब, जब वस्तु D बिंदु पर थी, मान लीजिए कि वस्तु जो है D बिंदु तक नहीं आई, वो A बिंदु पर ही रुक गई, तो A बिंदु पर जब वस्तु थी तो अंतिम स्थिति क्या हो गई आपकी, A बिंदु। इस केस में विस्थापन कितना होगा, OA की दूरी, और OA की दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु A बिंदु पर पहुंची तो उसकी जो विस्थापन था वो 5 मीटर था, लेकिन फिर वो क्या हुआ, उसने थोड़ा और चली, ठीक है, D बिंदु तक पहुंची, 3 मीटर की दूरी और तय करी, तो क्या हो गया विस्थापन, 2 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सेकंड केस लिया है, इसमें विस्थापन आपको समय के साथ घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप ये जानते हैं वस्तु पहले O से B पे गई, फिर B से C पे गई, फिर C से A पे गई, जब A पर पहुंची तो विस्थापन कितना था, 5, और फिर A से फिर D बिंदु पर पहुंची तो विस्थापन कितना हो गया, 2। तो समय के साथ विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो विस्थापन है वो उतना ही है जितनी दूरी तय की, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ जो विस्थापन है वो क्या होता है, कम हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वस्तु ने O से B तक गई, 4 मीटर की दूरी तय की, फिर B से C 5, तो 4 और 5 9 मीटर, पहले 4 मीटर फिर 9 मीटर हुआ टोटल, फिर C से A गई तो फिर 4 मीटर और ऐड हो गया, ठीक है, तो 13 मीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी कम नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो ये भी हमने समझ लिया है, जैसे कि हमने देखा जब हम सरल रेखीय गति करते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपनी दिशा को नहीं बदल, तो जितनी दूरी तय की गई
मान लीजिए ए से बी तक जाने में 15 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है वो कितना आया है 15, और दूरी भी कितनी है 15, यानी दोनों बराबर हो सकते हैं। अब अगर वस्तु क्या करती है, यहाँ पर पहुंचती, ठीक है, यहाँ पर जाती है और यहाँ पर ये वस्तु क्या है 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर इसके बाद यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पर ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस केस में, सेकंड केस में जो दूरी है वो कितनी हो गई, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 15 आपका 40 हो गया, ठीक है, 40 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम विस्थापन की बात करें इस केस में, विस्थापन कितना है, ए और डी के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर, सॉरी 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया 10 किलोमीटर। पहले केस में आप देख सकते हैं कि विस्थापन और दूरी बराबर है, दूसरे केस में जो विस्थापन है वो दूरी से कम है। तो हम ये कह सकते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो बड़ा होगा विस्थापन से या विस्थापन के बराबर होगा। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है, ठीक है, यही इसकी कंडीशन। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट की ओर। तो जैसे कि आप ये जानते हैं, आपने क्लास 9th में वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जिसको हमने डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से जोड़ा। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो आपकी स्पीड होती है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड, चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो दूरी बटा समय होता है, ठीक, यानी चाल क्या है, चाल दूरी और समय का अनुपात है। अब यहाँ पर बात की जा रही है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, एवरेज स्पीड का अर्थ है कि किसी गति को करने में, किसी मोशन को करने में कुल कितना समय लगा है और इस समय में कुल कितनी दूरी तय की गई, वही क्या होता है आपका कुल या औसत गति होती है, औसत चाल होती है, ठीक है। तो औसत चाल क्या है, औसत चाल की अगर हम बात करें तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है औसत चाल क्या होता है, किसी गति में कुल कितनी दूरी तय की गई है उसका, और कुल कितना समय लगा है इसका अनुपात। तो औसत चाल क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी तय की गई बटा कुल समय, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। एवरेज
speed is defined as the total distance traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place. औसत गति तय की गई कुल दूरी को उस कुल समय अंतराल से विभाजित करने के रूप में परिभाषित की जाती है जिसके दौरान गति हुई। The SI unit of speed is मीटर प्रति सेकंड। गति की इकाई या मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अब हम ये समझते हैं बेसिकली एवरेज स्पीड है। ठीक है, अब मान लीजिए एक वाहन है, वो ए बिंदु से उसने ए बिंदु से चलना शुरू किया, बी बिंदु पे पहुंचा। जो उसे ए से बी पे पहुंचने में जो समय लगा वो 1 घंटे का समय लगा, और जो दूरी उसने तय की वो उसने जो है 12 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो वाहन बी से सी की ओर गया। इस समय में भी उसे 1 घंटा लगा, और जो उसे दूरी उसने तय की वो उसकी जो दूरी थी वो 13 किलोमीटर थी। अगला वो 1 घंटा चला और फिर वो डी बिंदु तक पहुंचा। इस सी से डी बिंदु तक जाने में उसने जो है 14 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपसे ये पूछा गया है कि इस केस में एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल क्या है? कुल दूरी तय की गई बटा कुल समय। तो कुल कितनी दूरी तय की है? कुल दूरी तय की यानी 12 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन कुल कितना समय लगा? 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो आप इसे ऐड करेंगे। 39/3 यानी आपका आंसर आया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई यानी औसत चाल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है यानी अदिश राशि होती है, यानी इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है? वेग बेसिकली इसको अगर हम देखें तो वेग क्या है? वेग एक अनुपात है विस्थापन और समय का, यानी किसी गति में कुल कितना विस्थापन हुआ है और कितने समय में हुआ है, यही आपका वेग कहलाता है। ठीक है, यानी विस्थापन बटा समय को हम वेग कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसे आप किसी वस्तु के द्वारा जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यानी जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, विस्थापन हुआ है। विस्थापन आप जानते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, स्थिति में परिवर्तन है बटा समय ही आपका क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, यानी वेग क्या है? वेग को आप कह सकते हैं विस्थापन, और जो विस्थापन हुआ है और किस समय में हुआ है उसका अनुपात ही वेग कहलाता है। अब यहाँ पर हम औसत वेग की बात कर रहे हैं। तो औसत वेग का अर्थ है कि कुल कितना विस्थापन हुआ है, कुल टोटल कितना समय लगा है उस विस्थापन को होने में, इसका जो अनुपात है वही आपका एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग कहलाता है। तो यानी औसत वेग क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन व्हिच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। यानी औसत वेग को हम स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन
विस्थापन और जो समय अंतराल इस विस्थापन को करने में लगा है उसके उसके अनुपात के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें वेलोसिटी की या एवरेज वेलोसिटी की, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट भी वही है जो स्पीड की है, यानी मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग को किसी कण की स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन को उस समय अंतराल से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विस्थापन होता है। वेग की एसआई इकाई या एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसको लिख सकते हैं औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, औसत। अब हम स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग में क्या अंतर है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसके कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। तो अगर हम बात करें चाल और वेग की, स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, चाल और वेग की बात करें तो चाल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो हम चाल को कह सकते हैं कि ये दूरी में परिवर्तन की दर है, ठीक है। दूरी में जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी दर को हम क्या कहते हैं, स्पीड यानी चाल कहते हैं। वही जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हम वेग की बात करते हैं, तो वेग क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को हम स्पीड यानी चाल कहते हैं। अब अगर हम चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। अदिश राशि का अर्थ है कि इसका जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती, यानी स्पीड की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, यानी कि इसका परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। नेक्स्ट है चाल, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। अब जैसे कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि जो दूरी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती और कभी भी जीरो नहीं होती, इसी तरीके से जो चाल है वो भी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसी तरीके से जो विस्थापन है की तरह ही वेलोसिटी यानी वेग भी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। अगर हम स्पीड को वेलोसिटी से तुलना करें तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी है बगैर डायरेक्शन, ठीक है। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है, डायरेक्टेड स्पीड, यानी ऐसी स्पीड है जिसकी दिशा होती है। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, यानी जो स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती। वहीं अ बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी एट द सेम स्पीड। वहीं जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी है, कोई वस्तु है वो चल रही है, तो वो एक सेम स्पीड पे अलग अलग वेलोसिटी उसकी हो सकती है। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो स्पीड है,
ठीक है। स्पीड जो है उस पे तो दिशा नहीं होती, दिशाहीन होती, वही वेलोसिटी की दिशा होती। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेम स्पीड है, सेम स्पीड में एक चाल में अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को जाना, यानी वेग और जो चाल है वो क्या होता है ये हमने देखा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी जाना, यानी औसत वेग और औसत चाल क्या होता है ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।